मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे भाइयों, जोरदार स्वागत है आपका एक और वीडियो में ऑफ द 20 डेज प्लेज। हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। कुछ एक टर्मिनोलॉजीज बची हुई है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों, जो आज टर्म से शुरुआत करनी है वो है डेरिवेटिव मार्केट्स। डेरिवेटिव का मतलब बताता हूं, ऐसा कोई पीस ऑफ पेपर जिसकी वैल्यू किसी और सिक्योरिटी से डिराइव हो रही है वो डेरिवेटिव कहलाता है। कुछ भी समझ नहीं आया ना, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। ये कंपनी अपना कोई बिजनेस नहीं करती। इस कंपनी की सब्सिडरी है टाटा लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टाटा लिमिटेड इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनी और एक्स लिमिटेड के अंदर आती है टाटा लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का खुद का कोई बिजनेस नहीं है, एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है टाटा लिमिटेड। चूंकि टाटा लिमिटेड लगातार वैल्यू में बढ़ता जा रहा है, इसलिए एक्स लिमिटेड भी लगातार वैल्यू में बढ़ता जाएगा। अगर टाटा लिमिटेड की वैल्यू गिरेगी तो एक्स लिमिटेड की वैल्यू भी लगातार गिरते जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि टाटा लिमिटेड की डेरिवेटिव है एक्स लिमिटेड। बस इसी को अगर मैं सिक्योरिटी में बोल दूं तो वो कहलाएगा डेरिवेटिव मार्केट। यानी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए, आई रिपीट, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग यानी नई नई सिक्योरिटी बनाने की कला का इस्तेमाल करते हुए आज कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स ऑप्शंस, ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं। तो कुछ नहीं होता है मेरे भाई डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसकी वैल्यू किसी और सिक्योरिटी से डिराइव होती है। सो जिस मार्केट में इन डेरिवेटिव्स के साथ डीलिंग की जाती है, बाइंग एंड ट्रेडिंग की जाती है, वो कहलाता है डेरिवेटिव मार्केट्स। तो नटशेल में सिर्फ दो बातें याद रखना कि एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसकी वैल्यू सिक्योरिटी की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे रिलायंस का कॉल ऑप्शन, ये एक पीस ऑफ पेपर है। रिलायंस के कॉल ऑप्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि मैं रिलायंस बढ़ने पे बेट लगाना चाह रहा हूं। अगर मैं रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूं फ्रॉम द मार्केट, तो अगर रिलायंस का प्राइस बढ़ेगा तो मेरे कॉल ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर रिलायंस का प्राइस गिरेगा तो मेरे कॉल ऑप्शन का प्राइस भी गिरेगा। तो रिलायंस का कॉल ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव। मैंने एक ऐसा पीस ऑफ पेपर बना दिया जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है सिक्योरिटी की वैल्यू पे। तो रिलायंस के कॉल ऑप्शन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि रिलायंस की वैल्यू अगर एक लिमिट से ऊपर गई तो पैसा आएगा। तो रिलायंस का कॉल ऑप्शन मेरे भाई इज एन एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव। अगली टर्म की बात करते हैं। अगली टर्म है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बहुत सिंपल सा मतलब है, आस्क योर कस्टमर्स टू पे मोर। एंड हाउ कैन यू आस्क योर कस्टमर्स टू पे मोर? एप्पल के लिए हम लोग 1.5 लाख रुपए के फोन खरीदने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो साइन बहुत प्रेस्टिजियस है, ब्रांडिंग जबरदस्त है। एप्पल जो ऑफर करता है वो पूरी दुनिया में कोई ऑफर नहीं करता। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर iOS। तो एप्पल का iOS है, बाकी सब एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं। एप्पल के iOS के अलावा दूसरा कहीं पर भी iOS जैसा कुछ नहीं है। तो एप्पल जो सर्विसेज दे रहा है वो यूनिक दे रहा है। एप्पल का प्रोडक्ट इज यूनिक और इसके कारण एप्पल हायर प्राइस चार्ज कर पा रहा है फ्रॉम द कस्टमर फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर। इसे ही हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। मुझे बताओ, पार्ले जी क्यों बिकता है? टेस्ट तो है नहीं बिस्किट में, फिर भी बिकता है बिकॉज पार्ले जी इज चीप। जबकि ओरियो भी बिकता है, जबकि ओरियो इज कॉस्टली, बहुत महंगा बिस्किट है पर बिकता है। क्यों? बिकॉज ओरियो का जो क्रीम वाला फ्लेवर है वो कोई और डुप्लीकेट कॉपी कर ही नहीं पाया। तो ओरियो ऑफर्स यूनिक सर्विसेज, देयरफॉर इट चार्जेस हायर प्राइस। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, मार्केट में सिर्फ दो तरीके की चीजें चलती है, एक जो बहुत कम कॉस्ट की हो, एक जो बहुत डिफरेंशिएटेड हो और कॉस्ट ज्यादा हो। तो डिफरेंशिएशन मींस कस्टमर से ज्यादा चार्ज करना बाय ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड यूनिक सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। तो भाइयों, नेक्स्ट आता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। देखो क्या हुआ, नगर निगम ने टेंडर निकाला, बोले पूरे इंदौर की रोड पे कलर करना है, ऐसा नगर निगम ने बोल दिया। अब नगर निगम के पास बहुत सारे ऑफर है, मैं जिसकी औकात 2 पैसे की भी नहीं है उसने भी टेंडर डाल दिया नगर निगम के पास और बोले मैं करूंगा पूरे इंदौर की सड़कों को पेंट, मुझे दे दो टेंडर। तो नगर निगम को ऐसे तो हजारों फेक
टेंडर आ जाएंगे कि भैया हम काम करने के लिए तैयार है, हम काम करने के लिए तैयार है। इसलिए नगर निगम एक सिक्योरिटी अमाउंट रख देता है जिसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। नगर निगम बोलता है कि जो भी इस टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहे वो कम से कम 10 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट नगर निगम के नाम पर बना करते। अब बताओ, जितने भी फालतू लोग थे, टाइम पास लोग थे, 10 लाख देखकर उनकी फटनी शुरू हो गई। बोले 10 लाख रुपए कैसे दे दे यार, हमारे खुद के पास 1 लाख रुपए नहीं है, और वो टेंडर लगाने चले थे। तो नगर निगम ऐसे अननेसेसरीली टाइम पास लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहता, इसलिए वो टेंडर के साथ एक लिमिट असाइन कर देता है कि इतने पैसे तो आपको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा ही होगा। अगर तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में कोई गलती की, जैसे पेंट करना था येलो और तुमने कर दिया रेड, तो तुम्हारे पैसे काट लिए जाएंगे, या फिर तुमने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास जमा किया है उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को विड्रॉ कर लिया जाएगा। इसीलिए होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। नेक्स्ट अब आती है भाई एस्क्रो। जब भी तुम्हारा कोई लीगल डॉक्यूमेंट किसी और के पास पड़ा हो जो कि प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही मिलेगा, तो वह एस्क्रो कहलाते हैं। जैसे बंटी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बंटी नाम से ही क्लियर है, 18 साल से छोटा का बच्चा है। अब बंटी के पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी बंटी के नाम कर दी, पर कोर्ट में डिसीजन आया। तो भाइयों अगला टर्म आता है एस्क्रो। एस्क्रो का मतलब होता है जब तुम्हारे लीगल डॉक्यूमेंट्स किसी और के पास पड़े हों, दूसरे के पास पड़े हों, और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास आएंगे। तो यार मैं तुम्हें पुराने जमाने की बात बताता हूँ। पुराने जमाने में शादी बचपन में ही कर दी जाती थी, पर जो लुगाई है वो माँ बाप के घर ही रहती थी जब तक उसका गौड़ा नहीं होता। जी हाँ, जब तक तुम लोग 18 साल से ऊपर के नहीं हो जाते या 16-17 साल के नहीं हो जाते, तब तक आपकी लुगाई अपने मायके ही रहती है। पर वो लुगाई अर्ली एज में ही बन जाती है। मतलब धन तुम्हारा है लेकिन मिलेगा नहीं। मिलेगा कब? जब गौना हो जाएगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी तुम्हारी है, डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे हैं, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा एक स्पेसिफाइड कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद। तो यार बंटी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और बंटी नाम से क्लियर है, 18 साल से छोटा का बच्चा है। तो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए बंटी के नाम पे प्रॉपर्टी होगी, लेकिन 18 साल के बाद। तो प्रॉपर्टी बंटी की है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एस्क्रो है। इट इज रिटेन्ड विद द कोर्ट एंड इन द जुडिशियल कस्टडी। तो भाई अगली टर्म आती है एक्स पार्टी। एक्स और वाई के बीच में झगड़ा हुआ। कोर्ट ने दोनों को नोटिस दिए, एक्स को भी और वाई को भी। पर वाई बार बार नोटिस देने के बाद भी कोर्ट में एक भी बार नहीं आया सुनवाई के लिए। एक्स ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि देखो वाई तो आ नहीं रहे, केस लंबा चले जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लीज जजमेंट दे दो। कोर्ट ने सिर्फ एक्स की बात सुनी, वाई का कोई पक्ष ही नहीं रखा, क्योंकि वाई खुद ही नहीं आ रहा है कोर्ट। और कोर्ट ने एक्स की बात सुनकर, एक्स की दलील सुनकर, एक्स की आर्ग्यूमेंट सुनकर जजमेंट दे दिया। तो जजमेंट कैसे हुआ? एक पार्टी पे बेस्ड। इसे ही कहा जाता है एक्स पार्टी जजमेंट। जब दो लोग इन्वॉल्व हो, प्लेंटिफ भी इन्वॉल्व हो और डिफेंडेंट भी इन्वॉल्व हो, यानी केस लगाने वाला और केस को डिफेंड करने वाला, दोनों को सुनकर जब डिसीजन लिया जाता है तो वो कहलाता है बाय पार्टी जजमेंट। लेकिन जब सिर्फ एक ही पार्टी को सुनकर डिसीजन लिया जाता है तो वो कहलाता है एक्स पार्टी जजमेंट। फिर अगली टर्म आती है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब होता है कि इंडियन करेंसी में सामने वाली करेंसी कितने रुपए में मिलेगी, यानी कि $1 बराबर 80 रुपए अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इंडियन करेंसी के 80 रुपए दूंगा तब जाकर मुझे $1 मिलेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल फॉरेन एक्सचेंज। अगर मैं पाउंड की बात करूं तो हो सकता है 100 रुपए इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो अगर मैं 100 इंडियन करेंसी दूंगा तो मुझे एक ब्रिटिश करेंसी मिलेगी विच इज स्टर्लिंग पाउंड। इसी को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट आती है फॉरवर्ड डिलीवरी। देखो यार, मुझे पता है कि मुझे आज से 10 महीने बाद सोयाबीन लगने वाला है 100 किलो, और मुझे 10 महीने बाद सोयाबीन नहीं खरीदना है, मुझे आज से ही सोयाबीन खरीद के रख लेना है। तो मैंने किसी सेलर को ढूंढा और मैंने बोला सुन, आज से 10 महीने बाद 100 किलो सोयाबीन चाहिए, रेट बोल। उसने बोला 100 रुपए किलो। मैंने बोला ठीक है, 100 रुपए किलो के भाव से 100 किलो सोयाबीन, आफ्टर 10 मंथ्स डील डन। तू मुझे बेचेगा, मैं तुझसे खरीदूंगा, भले ही उस दिन मार्केट में प्राइस कुछ भी हो। तो कॉन्ट्रैक्ट कब कर लिया? आज। कब के लिए? 10 महीने बाद के लिए। तो जब आज कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं फॉर द फ्यूचर डेट,
तो उसे कहा जाता है फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। भाई अगली टर्म आती है जीटीआर, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर भारतीय कंपनी को विदेश में अपने शेयर इशू करना है तो वो विदेश की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होगी, बल्कि वो फॉरेन बैंक के पास अपने शेयर डिपॉजिट कर देगी और फॉरेन बैंक अपने लोगों के बीच में जीटीआर इशू कर देगा। जैसे सपोज इन्फोसिस को इंग्लैंड से पैसा रेज करना है तो इन्फोसिस इंग्लैंड के किसी बैंक में अपने शेयर डिपॉजिट कर देगी और इंग्लैंड की बैंक ये शेयर्स के बेसिस पे जीटीआर इशू करेगी इंग्लैंड के लोगों को। तो लोग जब जीटीआर सब्सक्राइब करेंगे सो इनडायरेक्टली दे आर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स ऑफ इन्फोसिस। ये कॉन्सेप्ट था जीटीआर और ईडीआर का, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट हम आता है हिबियस कॉर्पस। तो देखो बहुत आसान है, कोर्ट का ऑर्डर होता है एक ऐसे पर्सन के लिए जिसको डिटेन करके रखा हुआ है, वो कोर्ट के सामने फिजिकली प्रेजेंट हो ताकि कोर्ट ये देख पाए कि उस पर्सन के साथ सही व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है इलीगल डिटेंशन है। देखो सिंपल सी बात है मेरे भाई, जैसे पुलिस वालों ने किसी को गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पे ले रखा है लेकिन सामने वाले की कोई गलती नहीं है, उस केस में हो सकता है हिबियस कॉर्पस। अगर कोर्ट को लगता है कि सामने वाले की गलती नहीं है और पुलिस वालों ने बिना किसी आधार के, बिना किसी एविडेंस के सामने वाले को डिटेन करके रखा हुआ है, यानी अंडर कस्टडी में लेकर रखा हुआ है और साथ ही साथ सामने वाले के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, मानवीय व्यवहार नहीं हो रहा है, उसकी उंगलियां काट दी, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि मुंह पे कपड़ा बांध के चूहे छोड़ दिए, तो ऐसा व्यवहार जब किसी के साथ किया जा रहा है तो हो सकता है कोर्ट उस क्रिमिनल जिस पे आरोप लगे हुए हैं उसको फिजिकली प्रेजेंट करे इन द कोर्ट और देखे कि क्या उसका इलीगल डिटेंशन तो नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड हिबियस कॉर्पस। नेक्स्ट हम आती है भाइयों हेज। हेज बहुत सिंपल सी बात है यार कि अगर मेरी कोई रिस्क है तो उस रिस्क को कवर करना इज कॉल्ड हेजिंग। मैं समझाता हूं, मेरी रिस्क थी कि मुझे $10,000 का पेमेंट करना है। आज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में $1 का रेट चल रहा है 80 रुपए, ये आज का रेट है और ये पेमेंट मुझे करना है सपोज 10 महीने बाद, और 10 मंथ्स बाद का रेट है $1 इज इक्वल टू 84 रुपी। तो मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में $10,000 देना है, 10 महीने बाद $10,000 देना है। तो भैया आज रुपये पर डॉलर रेट क्या चल रहा है 80। अगर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि रुपये पर डॉलर रेट बढ़ के हो जाएगा 90, तो आज तो मुझे पे करना पड़ रहा है 10,000 इंटू 80, और अगर 10 महीने बाद पे करना पड़ेंगे तो मुझे पे करना पड़ेंगे 10,000 इंटू 90, क्योंकि रेट बढ़ सकता है, 90 तक पहुंच सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर मुझे $10,000 की रीपेमेंट के रिस्क को कवर करना है तो उसके लिए मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा 10 महीने बाद का। मतलब मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा और कहूंगा कि चलो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करो। क्या कॉन्ट्रैक्ट? कि $1 के बदले में मैं 84 रुपीज दूंगा आफ्टर 10 मंथ्स। लेट अस एक्सेप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट। और एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो 10 महीने बाद जब मुझे $10,000 पे करना होंगे तो मैं 84 रुपीज देकर $10,000 खरीद सकता हूँ और $10,000 फिर मैं पे कर दूंगा। सिंपल है। इसे कहा जाता है भाइयों हेजिंग। एग्जिस्टिंग और एंटिसिपेट एक्सपोजर है और उसके लिए तुम कोई पोजीशन ले रहे हो, यानी बाय और सेल कर रहे हो। नेक्स्ट होता है इंडेमनिटी। यह सिंपल सी बात है, जब इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे किसी लॉस के लिए तुम्हें कंपनसेशन देती है तो वो इंडेमनिटी कहलाता है। मतलब तुमने अपने लॉस को इंश्योर करा रखा है, जैसे ही तुम्हारा लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट दिया, इंडेमनिटी है। आग लग गई गोडाउन में, पेमेंट मिला, इंडेमनिटी। गाड़ी ठुक गई, पेमेंट मिला, इंडेमनिटी। तो तुम्हारे कोई लॉस के अगेंस्ट अगर तुम्हें कोई कंपनसेशन देता है बिकॉज यू पेड प्रीमियम ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो वो कहलाएगा इंडेमनिटी। नेक्स्ट हम आती है भाइयों इंजंक्शन। इंजंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कोर्ट आदेश देता है कि जो भी एक्टिविटी अभी चल रही है उसको रोक दो। तो कोर्ट की रोक का मतलब होता है इंजंक्शन। सुशांत सिंह राजपूत ने धर्मा प्रोडक्शन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगर वो काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ धर्मा प्रोडक्शंस के अंदर करेगा और किसी प्रोडक्शन के अंदर नहीं करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन सुशांत सिंह राजपूत और धर्मा प्रोडक्शन की सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ धर्मा प्रोडक्शन के साथ ही काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। सुशांत ने बंसाली के साथ एक मूवी कर ली। धर्मा प्रोडक्शन पहुंच गया कोर्ट और कहा कि देखो हमारे साथ अग्रीमेंट है, सुशांत को सिर्फ हमारे साथ काम करना था, सुशांत बंसाली के साथ काम नहीं कर सकता, सुशांत की मूवी पर रोक लगा दी जाए, जो भी काम चल रहा है उसको यहीं रोक दिया जाए। दिस इज कॉल्ड इंजंक्शन।
सिंपल सी बात है, सरकारी जमीन थी उस पर हॉस्पिटल बन रहे हैं, किसी को सूट पड़ी है जमीन तो सरकारी, इस पर हॉस्पिटल कैसे बन सकता है? तुरंत कोर्ट में सूट फाइल होगी फॉर इंजंक्शन, यानी अभी जो काम चल रहा है उसको एज इट इज रोक दिया जाए। तो नेक्स्ट आती है भाइयों इनसाइडर ट्रेडिंग। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आम पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जैसे मुझे पहले से ही पता है कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर करने वाले हैं, सो दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग। हो सकता है मैं रिलायंस का एम्प्लॉय हूँ या मैं रिलायंस का एक डायरेक्टर हूँ एंड आई ऑलरेडी नो कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर करने वाली है, तो मैं आज से ही फ्यूचर ग्रुप के शेयर खरीद के बैठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में फ्यूचर ग्रुप का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ मैं जानता हूं और बाकी नॉर्मल पब्लिक नहीं जानती, और उसके बेस पे अगर मैं शेयर खरीदता हूं या बेचता हूं, तो वो कहलाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट आता है भाइयों लैंडिंग ऑर्डर। जब भी शिपमेंट होता है तो देखो बड़े बड़े जहाज आते हैं जिसमें सामान रखा जाता है, और फिर वो जहाज सामान लेकर दूर देश जाते हैं और लोडिंग अनलोडिंग होती है। तो लैंडिंग जो बिल है या लैंडिंग जो ऑर्डर है वो इस बात का ऑर्डर है कि शिपमेंट में से सामान या तो लोड कर लो या अनलोड कर लो, शिपमेंट खड़ा मत रखो, क्योंकि जहाज जितनी देर खड़ा होता है पोर्ट पर उतनी जगह वेस्ट होती है। तो जैसे लैंडिंग ऑर्डर मिल जाता है, सामान को लोड करो दूर देश निकल जाओ, या फिर सामान को अनलोड करो और बाहर चले जाओ, वहां पे जहाज खड़ा मत करो। अगर खड़ा करोगे तो रेंट लगेगा, और उसी रेंट को बोला जाता है डीमरेज चार्जेस। उसी रेंट को क्या बोलते हैं? डीमरेज चार्जेस। तो भाई अगली टर्म आती है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट को समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। एक बिजनेसमैन है जो इंडिया में है, सपोज राम इज इन इंडिया, और जॉन जो है वो यूएसए का बिजनेसमैन है। अब राम ने बोला कि जॉन मैं तुम्हें सामान भेज रहा हूं, तो राम ने जॉन से कहा कि जॉन मैं तुम्हें सामान भेज रहा हूं, पैसे ट्रांसफर करो। जॉन ने बोला कि पहले सामान बेच। राम बोल रहा है कि भाई पहले पैसे दे, तुम पे भरोसा नहीं है, तुम पहले भी आए थे और देश लूट के ले गए थे, आई डू नॉट ट्रस्ट यू। अब दोनों झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे तो इंटरनेशनल ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। जॉन को इंडियन बैंक पे भरोसा है, एसबीआई पर, राम को भी यूएस बैंक पर भरोसा है। तो एक काम करते हैं, राम पीछे हटा और उधर से जॉन पीछे हटा, और इन्होंने बोला कि बैंक को आपस में ट्रांजैक्शन करने देते हैं, यानी राम अपने गुड्स ले जाकर देगा टू द इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक उस गुड्स को पहुंचाएगी जॉन के पास। जॉन पेमेंट करेगा टू द यूएस बैंक, और यूएस बैंक इंडियन बैंक को पेमेंट करेगी जब इंडियन बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देगी टू यूएसए बैंक। तो बहुत सिंपल है यार, दो लोग बायर और सेलर चूंकि बहुत डिस्टेंस पे हैं, बहुत दूर बैठे हुए हैं और ट्रस्ट इश्यूज है, एक टेबल पर बैठकर काम नहीं कर सकते, इसलिए वो बैंक को इन्वॉल्व कर लेते हैं। इंडियन बैंक राम के गुड्स डिलीवर करता है टू जॉन, और जॉन का बैंक पेमेंट करता है टू इंडियन बैंक, और वो भी इंडियन बैंक पेमेंट करती है राम को। तो बैंक को इंटरमीडियरी बना दिया। तो जब इंडियन बैंक यूएस की बैंक को लेटर लिखती है कि मैंने कुछ भिजवा दिए हैं इन द सेटिस्फैक्टरी कंडीशन, तुम्हें अब सिर्फ पेमेंट करना है, तो ये कहलाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो भाई अगली टर्म है लीन। बहुत सिंपल सी बात है, तुमने दर्जी के पास कपड़े दिए, पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, उसने बोला 200 रुपए दो सिलाई चार्जेस, तुमने बोला 200 रुपए है नहीं, दर्जी ने बोला ठीक है फिर कपड़े भी नहीं दूंगा, भूल जाओ। तो ये क्या है? लीन। चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराया, ऑडिट के पैसे नहीं दिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बोला बुक्स मेरे पास ही है, नहीं देना, जाओ, लीन। मतलब जब सामने वाले ने पेमेंट नहीं करी और उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो हम उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं जब तक कि पेमेंट रिलीज ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज लीन। कई बार बैंक्स भी ऐसा करते हैं। तो भाइयों अगला टर्म आता है मर्चेंट बैंकर। देखो मर्चेंट बैंकर वो होता है जो मर्जर्स और एक्विजिशन में काम करता है। मर्चेंट बैंकर वो होता है जो अंडरराइटिंग में हेल्प करता है। मर्चेंट बैंकर वो होता है जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है, यानी स्टॉक मार्केट का बैंक is going to be merchant banker। ऐसा बैंक जो स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज में एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व है वो कहलाएगा मर्चेंट बैंक। तो बहुत आसान है, द बैंक which is involved in the marketing activities like trading, advisory activities, underwriting, mergers and acquisition, etc etc। नेक्स्ट आती है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब होता है केस लगाने वाला, और डिफेंडेंट मतलब होता है केस को डिफेंड करने वाला। नेक्स्ट आता है भाइयों कोरम। कोरम का मतलब होता है मिनिमम इतने लोग प्रेजेंट होना चाहिए तभी जाकर मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। जैसे 10 डायरेक्टर्स हैं
और कंपनी ने डिसाइड किया कि कोरम होना चाहिए 7, अगर 7 से कम डायरेक्टर्स होंगे तो जो भी डिसीजन होंगे वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो नंबर 7 यानी मिनिमम 7 लोग होना चाहिए, दिस विल बी कॉल्ड एज कोरम। सोचो ना यार, तुम्हारे 20 दोस्त हैं आपस में और तुम दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि भैया अगर 12 दोस्त आएंगे तभी जाकर पार्टी करेंगे, अदरवाइज पार्टी नहीं करेंगे। तो अगर 11 दोस्त आए तो पार्टी कैंसिल। तो कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग इन ऑर्डर टू वैलिडेट द मीटिंग। नेक्स्ट अब आती है भाइयों विंडो ड्रेसिंग। बहुत आसान है यार, बैलेंस शीट में उलटफेर करना ताकि तुम्हारी एसेट ज्यादा दिखे, तुम्हारे रेशियोज बेटर तरीके से आए। दिस इज व्हाट वी कॉल विंडो ड्रेसिंग। सत्यम का एक बहुत बड़ा केस हुआ था, कैश रिजर्व्स बहुत इन्फ्लेट करके दिखा दिए थे जबकि उनके पास उतना कैश नहीं था। बैंक्स बहुत इन्फ्लेट करके दिखा दिए थे, इतने बैंक्स नहीं थे। सिक्योरिटीज दिखा दी थी, सिक्योरिटीज थी नहीं। तो सत्यम वाज अ ह्यूज स्कैम। तो विंडो ड्रेसिंग का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मैंने एक एसेट ले ली लीज पर, एक सारी के सारी एसेट ले ली लीज पर। अब जब भी मैं एसेट लीज पर लेता हूँ मेरी बैलेंस शीट में एसेट नहीं आती, क्योंकि मैंने खुद खरीदी थोड़ी है, मैंने तो किराए पर ली है। तो किराए की एसेट से मैं बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, सेल्स बहुत आ रही है, और एसेट के नाम पे मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए की एसेट है। तो मैंने 1 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया 1 लाख की एसेट पे। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर देखेगा तो उसको लगेगा वाह यार 1 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है 1 लाख रुपए के एसेट पे, सीधे सीधे 100 गुना। जबकि रियलिटी ये है कि मैंने बहुत सारी एसेट यूज करी है लेकिन उसको कैसे ली है, किराए पर, ओनरशिप नहीं ली। तो रेशियो कितना ज्यादा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सेल करी है बहुत कम पैसों में, 1 लाख रुपए पे 1 करोड़ रुपए की सेल। जबकि रियलिटी है कि एसेट बहुत सारी लगी है और उस हिसाब से मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो शायद काफी कम आए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विंडो ड्रेसिंग, यानी बैलेंस शीट के आइटम्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करना कि इन्वेस्टर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट जरूर कर दे पर रियलिटी में कंपनी खोखली है। तो यार विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल व्हाइट मैजिक ही है। व्हाइट मैजिक तुम लोग समझते हो ना, अंदर जाती है क्या करूं और बाहर आती है कैटरीना कैफ। दिस इज व्हाट वी कॉल विंडो ड्रेसिंग। तो भाइयों अगली टर्म आती है रिट या फिर रिट पिटीशन। तुम्हारा केस कहीं पर भी चल रहा हो, अगर तुम कोर्ट में रिट पिटीशन डालते हो तो कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि तुम्हारी प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी जाए, यानी इंजंक्शन लगा दिया जाए। जैसे सपोज इनकम टैक्स में मेरा कोई केस चल रहा है, अब इनकम टैक्स की एक अथॉरिटी है आईटेट, उसके सामने मेरी प्रोसीडिंग्स चल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में मैंने कोर्ट के सामने रिट पिटीशन लगा दी। रिट पिटीशन में मैंने कोर्ट को बोला कि देखो इनकम टैक्स वाले मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, कृपया कोर्ट दखल दे। अरे रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने घेर लिया था। अब रिया चक्रवर्ती को लग रहा है कि एनसीबी वाले बहुत नालायक लोग हैं, ये तो 12 बजा देंगे मेरी। तो रिया चक्रवर्ती हो सकता है कोर्ट के पास पिटीशन लेके जाए जिसका नाम होगा रिट पिटीशन और कोर्ट को बोलेगी कि प्लीज कोर्ट दखल दे और एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रोके और कोर्ट में केस चलाए। लास्ट टर्म आती है मेरे भाइयों जीरो कूपन बॉन्ड, और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना क्योंकि ना सिर्फ ये लास्ट टर्म है बल्कि आपकी कोर्स का लास्ट कॉन्सेप्ट भी है। जी हाँ, खत्म होने वाला है 20 डेज प्लेज, मेरा लास्ट वीडियो है और 20 डेज प्लेज, लास्ट टर्म, लास्ट कॉन्सेप्ट, पूरी एनर्जी के साथ जीरो कूपन बॉन्ड। तो देखो सिंपल सी बात है, एक ऐसा बॉन्ड जिसको डिस्काउंट पे इशू किया है और वो रिडीम होगा फेस वैल्यू पर, वो कहलाता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड या फिर जीरो कूपन बॉन्ड। जैसे मैंने 100 रुपए फेस वैल्यू का बॉन्ड इशू कर दिया 60 रुपए पर, जैसे 100 रुपए का बॉन्ड मैंने इशू कर दिया 60 रुपए पर और ये बॉन्ड रिडीम होगा आफ्टर 5 इयर्स। तो मुझे इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला मेरे भाई, नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। 100 रुपए का बॉन्ड था, 60 में इशू किया, 5 साल बाद रिडीम हो जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो तुमने 40 रुपए कमाए हैं ना 5 सालों में, यही तुम्हारा इंटरेस्ट है, यही तुम्हारी ओरिजिनल इनकम है। तो जीरो कूपन बॉन्ड से इनकम कैसे होती है, फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस, दोनों का जो डिफरेंस है वही तुम्हारी इनकम हो जाती है, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता। हेवी डिस्काउंट पे इशू होते, रिडीम होते हैं एट पार। तो ये था भाइयों जीरो कूपन बॉन्ड। तो भाइयों फाइनली इसी के साथ CSEET 20 डेज प्लेज बिजनेस कम्युनिकेशन हो जाता है खत्म। तो हमने शपथ ली थी कि 20 दिन के अंदर पूरा सिलेबस करेंगे और एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं किसी की नहीं सुनता। इस एटीट्यूड के साथ हम लोगों ने पढ़ाई करना स्टार्ट किया एंड गेस व्हाट,
आज का वो दिन है जब 20 डेज प्लेज फाइनली हो जाता है खत्म। यार मैं खुद अपने वीडियोस देख रहा था और 20 डेज प्लेज जबरदस्त। आई मीन द वे यू पीपल आर सपोर्टिंग ऑल ऑफ अस, दैट्स रियली ग्रेट। एंड इसी तरीके का सपोर्ट मिलते रहे। अगर ये प्लेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं तुम्हारे कमेंट्स रोज़ पढ़ता हूँ एंड आई फील वेरी कनेक्टेड जब तुम लोग कमेंट्स लिखते हो। एंड इट्स रियली ग्रेट यार, हम लोग कभी मिले नहीं हैं, वर्चुअली एक दूसरे से बात कर रहे हैं और फिर भी अगर एक दूसरे के लिए अफेक्शन रख पाए तो बहुत सारी मेमोरीज बने। इसलिए एक अंतिम बात कहकर पर्दा गिरा देते हैं। जिंदगी में लम्हे बेहद बेशकीमती होते हैं। ये लम्हे तुम्हारे नहीं होते, ये लम्हे हमारे नहीं होते, ये बीतते तो हैं पर जुदा नहीं होते। तो बाय गाइस, टेक केयर एंड यू नो व्हाट, कीप स्माइलिंग।